हेलो एवरीवन, दिव्या दिस साइड। वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस हम चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने उसमें बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, और हमने उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारी हिस्ट्री में टू टाइप्स ऑफ रूट्स होते थे जिसके थ्रू ट्रेड परफॉर्म होता था। एक था स्पाइस रूट एंड एक था सिल्क रूट। ठीक है, स्पाइस ये सिल्क रूट ये है जो आप ये रेड कलर की लाइंस देख रहे हो, जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, जो पूरी कनेक्टिविटी होती थी, जो इंडिया को फॉरेन कंट्रीज से जोड़ती थी, एक नेटवर्क, एज अ नेटवर्क, उसको कहते थे हम सिल्क रूट। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर की लाइंस देख रहे हो जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये वाटर के थ्रू रूट्स था, जिसको हम कहते थे मैरीटाइम रूट या फिर स्पाइस रूट। स्पाइस रूट इसलिए कहते थे क्योंकि इस रूट के थ्रू स्पाइस का मेनली ट्रेड, स्पाइस का ट्रेड होता था मेनली। स्पाइस मतलब मसाले जो होते थे, मसाले वगैरह, उनका ट्रेड होता था इस रूट के थ्रू। ओके, बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालयाज है एंड साउथ पूरा वाटर से सराउंडेड है। ठीक है, सिल्क रूट के बारे में हमने पढ़ा कि सिल्क रूट और नेटवर्क्स ऑफ रोड्स हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग commercial and political contacts with adjoining foreign kingdoms and empires of Asia and the world। ठीक है, एंड इसी तरह से स्पाइस रूट था जो कनेक्टिविटी क्रिएट करता था वाटर के थ्रू। ठीक है, और ये जो वेल्थ अर्नड होती थी इस ट्रेड के, इन ट्रेड के थ्रू, इसी वेल्थ से जो वहाँ तब के राजा महाराजा होते थे वो फर्दर प्रोग्रेस करते थे। जैसे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोग्रेस होता था इसी वेल्थ के थ्रू। With the help of wealth earned through trade, the chief kingdoms, important trade centers, and the industrial belt flourished that helped ancient India in progress of domestic and international trade. Okay, बात करते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जैसे आज के टाइम पे बैंकिंग सिस्टम है, उस टाइम पे भी बैंकिंग सिस्टम चलता था। वो इतना इवॉल्व नहीं था, लेकिन बैंक जो सेठ होते थे, मुंशी वगैरह होते थे, वो बैंकिंग सिस्टम पूरा चलाते थे। उनके पास लोग अपने जो पैसे होते थे, उनकी जमा जोखी होती थी, वो इकट्ठा करते थे। आज के टाइम की तरह रुपीज़ नहीं होते थे, करेंसी नहीं होती थी, नोट एज अ करेंसी नहीं होती थी रुपीज़, लेकिन मेटल के कॉइन्स होते थे जो एक्सचेंज के काम आते थे। उनको कुछ खरीदना होता था, कुछ बेचना होता था, जो एक्सचेंज का मीन्स बनते थे वो ये मेटल्स थे। ठीक है, इन्हीं के थ्रू वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। ठीक है, और अगर मान लीजिए उनको जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, या फिर और कोई आम लोग होते थे, अगर उनको लोन लेना होता था तो वो उन्हीं मुंशी और सेठ्स जो बैंकिंग सिस्टम चलाते थे उनसे लेते थे लोन। ठीक है, और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करते थे जो एज अ प्रोमिसरी नोट उस टाइम पे थे, जिनको हम कहते थे हुंडी एंड चिट्टी। ठीक है, हुंडी एंड चिट्टी एक तरह के डॉक्यूमेंट्स होते थे जिसपे वो अपनी सारी चीज़ें मेंशन करते थे कि कितना, मतलब उस पर सारी चीज़ें उनकी मेंशन होती थी कि कितने अमाउंट का उन्होंने लोन लिया है। उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन होता था, जिससे लोन लिया है उसका नाम मेंशन होता था, उनके साइन होते थे, डेट मेंशन होती थी। मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। देखिए, हुंडी कुछ इस तरह से होता था, ये इस तरह से, देखिए डेट मेंशन है। ठीक है, कितने टाइम तक का लोन है, वो ड्यू डेट मेंशन है, सिग्नेचर है, नेम है उस पर्सन का, है ना। सारी चीज़ें देखिए, अमाउंट ऑफ लोन मेंशन है, ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से हुंडी होता था। ठीक है, हुंडी इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट विच वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, द प्रॉमिस और ऑर्डर विच इज़ अनकंडीशनल। एंड सेकेंड, इसका जो करेक्टरिस्टिक था क्या था, केपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफ़र बाय वैलिड नेगोशिएशन। तो इस तरह से पूरा बैंकिंग सिस्टम था। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम इस तरह से पूरा चलता था। ठीक है, जैसे जैसे बैंक्स में डेवलपमेंट होता गया, लोगों ने अपना जो भी जमा जोखा था होता था, मेटल्स के कॉइन्स थे, जो उनके प्रिसीशन मेटल कॉइन्स होते थे, वो बैंक्स में डिपॉजिट कराते थे। जैसे आज के टाइम पे बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं हम अपने मनी, उस टाइम पे भी वो अपने जो पैसे होते थे, प्रिसीशियस मेटल्स होते थे, वो बैंकर्स के पास जमा कराते थे। ठीक है, और सेट्स वगैरह बैंकर्स के पास जमा कराते थे। ठीक है, और इन्हीं मनी से वो फर्दर प्रोग्रेस उन्हें करनी होती थी, कुछ प्रोडक्शन करना होता था या मैन्युफैक्चरिंग करनी होती थी, तो इसी मनी के थ्रू वो एज अ इंस्ट्रूमेंट वो करते थे।
ठीक है। और उस टाइम पे एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ही उनका एक मेन साधन था उनकी इकोनॉमिक लाइफ चलाने के लिए, ठीक है। और वीविंग कॉटन, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, जो कुम्हार वगैरह काम करते थे, पॉट्स वगैरह बनाते थे, यूटेंसिल्स बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा बनते थे, स्कल्पटिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट्स भी, कार्ट्स वगैरह, बोट्स, शिप्स, इन चीज़ों ये चीज़ें ज़्यादा चलाई जाती थी। वो अपनी लाइवलीहुड इन्हीं चीज़ों को करके चलाते थे, ठीक है। और हेल्प इन जनरेटिंग सरप्लसेस एंड सेविंग्स फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स, और जो इन्वेस्टमेंट इकट्ठा होता था वो उनको जो फर्दर सेविंग्स होते थे वो उनको कहाँ करते थे, बैंक्स में सेव करते थे और उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट करते थे, ठीक है। राइज ऑफ इंटरमीडियरीज की बात करें, टाइम के साथ साथ इंटरमीडियरीज की राइज होने लगा। इंटरमीडियरीज वो लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स के जो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, जैसे आज के टाइम पे ब्रोकर्स वगैरह होते हैं ना, उस टाइम पे भी थे इंटरमीडियरीज जो मैन्युफैक्चरर्स को वेरियस रिस्क से प्रोटेक्ट करते थे। फॉरेन ट्रेड में देखिए बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उन रिस्क से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। मुगल पीरियड के और ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जगत सेट्स एक इंस्टीट्यूशन था, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। जगत सेट्स एक पर्सन का नाम था और उसकी पूरी फैमिली थी जो इस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थी, वो एज अ इंटरमीडियरी ही काम करते थे सारे, ठीक है। Commercial and industrial banks later evolved to finance trade and commerce, and agricultural banks to provide both short and long term loans to finance agriculturists. जैसे आज के टाइम पे एग्रीकल्चरल बैंक होते हैं, उस टाइम पे भी थे जो फार्मर्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को लोन प्रोवाइड कराते थे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, और उनसे इंटरेस्ट लेते थे उसके बदले में। तो सारा बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था, ओके। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हमने बोला कि 2 टाइप्स मतलब मेजर एरियाज थे जहाँ से ट्रेड परफॉर्म होता था। कौन कौन से वो एरियाज थे, लैंड था और वाटर एरिया था, ठीक है। स्पाइस रूट एंड सिल्क रूट के बारे में हमने पढ़ा। मैरीटाइम ट्रेड वॉज अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, ठीक है ना। मैरीटाइम रूट वो स्पाइस रूट जो मैंने आपको बताया जिसके थ्रू मेनली स्पाइस का ट्रेड होता था, ठीक है। Malabar coast has a long history of international maritime trade going back to the era of Roman Empire, ठीक है। मालाबार कोस्ट बहुत पॉपुलर था, उसके थ्रू ब्लैक पेपर का ट्रेड होता था। ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था, ठीक है। एन अल्टरनेट रूट टू इंडिया फॉर स्पाइसेस दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलम्बस। कोलम्बस ने एक अलग रूट ढूंढते ढूंढते इंडिया की तरफ अमेरिका की डिस्कवरी कर दी थी 15th सेंचुरी के आसपास, और वास्को डी गामा भी इसी टाइम पे मालाबार आया था 1498 में, ठीक है। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ की बात करें, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ टाइम के साथ साथ वो भी मजबूत होती जा रही थी डिफरेंट पार्ट्स में पूरी कंट्री के। जैसे कुछ जैसे पंजाबी मुल्तानी मर्चेंट्स थे, वो बिज़नेस अपना पूरा जोर दे रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे अपने बिज़नेस को, कहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में, ठीक है। भट्ट्स जो थे वो गुजरात और राजस्थान में उनका पूरा व्यापार, पूरा बिज़नेस फैला हुआ था, ठीक है। और अदर अर्बन ग्रुप्स थे जैसे प्रोफेशनल क्लासेस सच एज हकीम एंड वैद, उस टाइम पे फिजिशियंस इन्हीं को कहते थे, वकील वगैरह जो लॉयर थे, ठीक है। पंडित और मुल्ला, टीचर्स जो एज अ टीचर्स काम करते थे, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कालीग्राफर्स, ये सारे अपना अपना बिजनेस अपना परफॉर्म करते थे अपने अपने कम्युनिटीज़ के हिसाब से, ठीक है। मर्चेंट कॉरपोरेशंस की बात करें, मर्चेंट कॉरपोरेशंस बनाए गए, उनकी फॉर्मेशन हुई थी जो ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए ट्रेडर्स जो थे, अगर जब उनको लोन लेना होता था तो वो मुंशी या सेठ वगैरह से लोन लेते थे, ठीक है। आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि जो सेठ वगैरह होते थे, मुंशी वगैरह होते थे, वो लोन देते थे तो उसके बदले में वो मोटा इंटरेस्ट मतलब लेते थे उनसे जिनको वो लोन देते थे, ठीक है। तो इस उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मर्चेंट कॉरपोरेशंस बनाई गई, जो ट्रेडर्स थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ट्रेडर्स को एक पर्टिकुलर पावर जो उनको रिक्वायर्ड थी, प्रेस्टीज रिक्वायर्ड थी, वो उनको दी गई मर्चेंट कॉरपोरेशन की फॉर्मेशन के बाद। अब जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने जो मर्चेंट कॉरपोरेशंस ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे ट्रेडर्स के लिए, उस हिसाब से वो
टैक्स पे करते थे, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़ वगैरह पे करते थे, ठीक है। एक बारी देखेंगे। गिल्ड्स वर ऑटोनोमस corporations formed to protect the interests of traders, through which merchant community also derived power and prestige. Traders had to pay octroi duties that were levied on most of the imported articles at varying rates. Custom duties varied according to the commodities and from province to province. The ferry tax was another source of income generation, which had to be paid for passengers, goods, cart, कैटल एंड कार्ट, ठीक है। ये फेरी टैक्स भी पे करना होता था उन्हें। द गिल्ड चीफ डेल डायरेक्टली विद द किंग और टैक्स कलेक्टर्स एंड सेटल द मनी टॉल ऑन बिहाफ ऑफ इट्स फेलो मर्चेंट्स एट अ फिक्स सम ऑफ मनी, ठीक है। तो इस तरह से पूरा मर्चेंट कॉरपोरेशन की फॉर्मेशन हुई थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ट्रेड सेंटर्स की। देखिए, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में मेजर ट्रेड सेंटर्स थे जिनके थ्रू ट्रेड परफॉर्म होता था, ठीक है। पाटलिपुत्र का नाम आपने सुना होगा, जो आज की डेट में पटना के नाम से जाना जाता है। वो बहुत ही एक मेजर सेंटर था स्टोन्स के एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। स्टोन्स का एक्सपोर्ट होता था वहाँ से, पाटलिपुत्र से, ठीक है। पेशावर था, पेशावर जो था वो वूल के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था और हॉर्सेस का इम्पोर्ट करते थे वो लोग, वहाँ के लोग, ठीक है। तक्षशिला आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस प्लेस है आज भी, और हिस्ट्री में इसका बहुत नाम है। इसमें ये इसका मेन काम था, ये मेजर सेंटर था, लैंड रूट बनाता था ये इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। ये मेजर ट्रेड सेंटर था, और फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक भी इस सिटी में बहुत ज़्यादा थी, और ये फेमस था तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम से। तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, राइट। नेक्स्ट इज इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, इट वॉज अ कमर्शियल जंक्शन ऑन द रॉयल रोड where most routes leading to the east, west, south and north converge, ठीक है। तो सारे रूट्स इधर मिलते थे इंद्रप्रस्थ में। मथुरा से भी टच होते थे रूट्स, मथुरा एंड ब्रोच में साउथ इंडिया के रूट्स टच होते थे, बहुत सारे जो ट्रेड सेंटर्स, ट्रेड के रूट्स थे, ठीक है। वाराणसी एक मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इधर वाराणसी में, और ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लोथ का यहाँ पर बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी ये। सैंडलवुड वर्कमैनशिप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी वाराणसी, ठीक है। मिथिला का नाम सुना होगा। मिथिला जो है ये भी साउथ चाइना, स्पेशली इन यूनान, यहाँ से मतलब इसने साउथ चाइना के लिए ट्रेडिंग कॉलोनीज एस्टेब्लिश हुई थी मिथिला में, ठीक है ना। उज्जैन का नाम आपने सुना होगा। अगेट, कार्नेलिन, म्यूसलिन एंड मैलो क्लोथ्स यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे टू डिफरेंट सेंटर्स, ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सूरत का नाम आपने सुना होगा। सूरत जो था बहुत ज़्यादा गोल्ड बॉर्डर्स, जरी बॉर्डर्स जो होते हैं, जो साड़ी वगैरह में यूज़, दुपट्टा वगैरह में यूज़ होते हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था सूरत, है ना। सूरत का कपड़ा आपने सुना है, बहुत ज़्यादा फेमस है अब आज की डेट में भी। कांची का नाम सुना होगा, जिसको आज की डेट में कांचीपुरम कहते हैं। वो वहाँ पर चाइनीज़ जो थे वो फॉरेन शिप्स में आते थे पर्ल्स, ग्लास और स्टोन्स खरीदने, और बदले में वो क्या सेल करते थे, गोल्ड एंड सिल्क सेल करते थे वहाँ पर, ठीक है, कांची में, ठीक है। मदुरा का नाम आपने सुना होगा। ये भी फॉरेन मर्चेंट्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस था, स्पेशली रोमन्स के लिए, ठीक है। और ब्रोच का नाम आपने सुना होगा। ब्रोच, इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा एंड वॉज लिंक्ड विद ऑल इंपॉर्टेंट मार्ट्स बाय रोडवेज। कावेरी पट्टा था, इट वॉज अ कन्वीनियंट प्लेस फॉर ट्रेड विद मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड फार ईस्ट। It was the center of trade for perfumes, cosmetics, sand, silk, wool, cotton, corals, pearls, gold, precious stones and also for shipbuilding, ठीक है। और लास्ट था ताम्रलिप्ति, ठीक है। It was one of the greatest port connected both by sea and land with the west and far east. इट वॉज लिंक्ड बाय रोड्स टू बनारस एंड तक्षशिला, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड सेंटर्स थे जिनके थ्रू ट्रेड परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एक बार देख लीजिए कि मेजरली एक्सपोर्ट्स उस टाइम पे किन चीज़ों का होता था और इम्पोर्ट किन चीज़ों का होता था। एक्सपोर्ट्स होता था मेजरली स्पाइसेस का, वीट का, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सिसम ऑयल, कॉटन, पैरेट, लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक hides, skin, furs, horns, tortoise shells, pearls, sapphires, quartz, crystals, lapis,
ठीक है, ग्रेनाइट्स, टर्क्वाइज एंड कॉपर एक्सेट्रा, इनका एक्सपोर्ट होता था। और इम्पोर्ट होता था मेनली हॉर्सेस का, एनिमल प्रोडक्ट्स का, चाइनीज सिल्क का, फ्लैक्स का एंड लिनन का, वाइन का, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज़, कोरल, ग्लास, अंबर एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इंडिया बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइज। जैसे जैसे टाइम बीतता गया इंडिया का री इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की पॉलिसी अपनाई। सेंट्रलाइज प्लानिंग वहाँ पे की पॉलिसी इंडिया में अडॉप्ट की गई। सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है? जिसमें जो अथॉरिटी होती है वो ज़्यादातर मेनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसके हाथों में होती है। ठीक है, in 1952 the first 5-year plan was implemented and importance was given to the establishment of modern industries, modern technological and scientific institutes, space and nuclear programs। ठीक है, 5-year plan में ये सारी इन चीज़ों में, इन सेक्टर्स में जो मेजर था वो इम्प्रूवमेंट हुई, देखने को मिली। हाउ एवर द इंडिया इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट अ रैपिड पेस ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, राइज इन पॉपुलेशन, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए इंडियन इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट तो हो रहा था लेकिन बहुत ही स्लो पेस पे हो रहा था, बहुत ही स्लो पेस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में राइज होता जा रहा था, ह्यूज एक्सपेंडिचर्स थे। ठीक है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट तो हो रहा था लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड से हो रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया को बहुत ज़्यादा लोन बोरोइंग्स वगैरह लेने पड़े, बोरोइंग्स पे डिपेंड होना पड़ा। ठीक है, और उसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स इकट्ठा हो गया इंडिया के ऊपर तो फाइनली 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया गया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वो क्या होता है? लिबरलाइजेशन मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे उनमें थोड़ा सा मतलब कम किए गए। वो जो व्यापारी होते थे उनको बोला गया कि अब आप ट्रेड कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी देश के पूरे विश्व वर्ल्ड के किसी भी कोने से ट्रेड कर सकते हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। उनकी रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई और कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बहुत सारे जो स्ट्रिक्टनेस पहले थी वो कम कर दी गई। ठीक है, लिबरलाइजेशन के दौरान। ठीक है, ताकि व्यापार जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे फॉरेन रिजर्व्स बनेंगे, उस जितने ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स होंगे उतनी ज़्यादा कैपिटल ग्रोथ होगी इंडिया की या फिर किसी भी कंट्री की ग्रोथ होगी उस हिसाब से। ठीक है, टुडे इंडियन इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टुडे एंड अ प्रेफर्ड FDI डेस्टिनेशन। ओके, देखिए जैसे जैसे तरक्की होती गई, आज के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो मेक इन इंडिया का प्लान लेकर आए। उन्होंने बोला कि उन्होंने जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत पे के कंसेप्ट पे उन्होंने जोर दिया। डिजिटल इंडिया का प्लान लेकर आए वो, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो सके हमारी कंट्री में। बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, बाहर के बिजनेसमैन हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकें और हमारी जो कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, और जो मेजर 25 सेक्टर्स थे जिन पर उनका फोकस था, मेक इन इंडिया को फोकस किया गया था, वो सेक्टर्स मैं आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। ये सेक्टर्स थे ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, वेलनेस, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, IT एंड BPM, माइनिंग, ports and shipping, roads and highways, thermal power, aviation, construction, electronic systems, leather, oil and gas, railways, space, tourism। ठीक है, ये सारे सेक्टर्स 25 सेक्टर्स थे जिन पर मेक इन इंडिया को जोर दिया गया ताकि इन सारे सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट हो सके और जॉब क्रिएशन हो सके। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। बाकी की जो चैप्टर्स हैं हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।